गाइज आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जेंडर इक्वलिटी को रिफ्लेक्ट करता है क्या? बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में महिला जजेस के नंबर जो है वो हम लोग को इक्वलेंट देखने को मिलते हैं क्या एज कंपेयर टू मेल जजेस? तो नहीं। एंड सबसे शॉकिंग बात यह है कि हमारी कंट्री के अंदर जब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है, आप बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश हुई है, इंडिपेंडेंट इंडिया में और ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश एरा के समय पर? बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर। तो 71 ईयर्स की हिस्ट्री में मात्र 8 ही महिला जज, महिला न्यायाधीश अपॉइंट की गई हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। पहली जो महिला जज थी उनका नाम था फातिमा बीवी। तो मात्र 8 ही अभी तक जजेस जो है वो अपॉइंट की गई हैं। सो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जेंडर इनइक्वालिटी हम लोग को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही देखने को मिल रही है, राइट? तो इसको इंप्रूव करने के लिए अभी बताया जा रहा है कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन, इन्होंने अधिक महिला न्यायाधीशों को शामिल किए जाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के समक्ष रखने का वादा किया है। तो इसको लेकर ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला है एंड काफी अफसोस की बात है। और इवन इस चीज को हमें सबसे फोरमोस्ट तौर पर जो है वो इंप्रूव करने की आवश्यकता है। इस चीज को आप मेंस में जरूर लिखिएगा। आपका मेंस जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आप जरूर लिखें। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल 17 हैं जिनको अचीव करना है 2030 तक। तो उनमें से कौन सा गोल जो है जो कि जेंडर इक्वलिटी की बात करता है कि पूरी कंट्री के अंदर पूरे देश में, विश्व में जेंडर इक्वलिटी को लेकर आना है? तो कौन सा गोल है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो ये कुछ चीजें होती हैं, अगर ये सब चीजें आप याद रखेंगे ना गाइस, तो आप मेंस का एक बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, फैक्ट को कलेक्ट करते हुए। तो बहुत ही बढ़िया आपका आंसर बनेगा। तो 39 इयर्स यानी कि जब से सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुई थी तब से लेकर 39 इयर्स के गैप के बाद पहली महिला न्यायाधीश को अपॉइंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो ये स्थिति है कोर्ट की। एंड अगर हम बात करें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ की कि कितने जजेस होने चाहिए, तो 1113 है, वो 1113 है। उनमें से जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है महिला जजेस की वो मात्र 80 है। 1113 में मात्र 80। तो सोचिए कि किस प्रकार की स्थिति हम लोग को देखने को मिल रही है। और इवन हमारी कंट्री के अंदर 6 हाई कोर्ट्स हैं, मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड, यहां पर तो एक भी सिटिंग महिला जज नहीं है। तो ये हमारी कंट्री की स्थिति है जेंडर इक्वलिटी को लेकर, तो जिसे हमें इंप्रूव करना है, ठीक करना है। और अगर महिलाओं की एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत फायदा होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, और भी इंक्लूसिव होगी, और भी रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगी। मतलब कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अधिक पारदर्शिता, अधिक समावेशी और अधिक प्रतिनिधित्व के तौर पर हम लोग को ये देखने को मिलेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो एक बड़ा इंप्रूवमेंट कोर्ट के अंदर हम लोग को नजर आएगा। एंड सेकेंडली, अगर हम लोग बात करें कोर्ट की लेजिटिमेसी की, राइट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या अदालत की जो वैधता है उसमें भी वृद्धि होगी, वो भी इंक्रीज होगी, राइट। और एक सशक्त संकेत जो है ये हमें देखने को मिलेगा कि जो कोर्ट जो है, अदालतें जो है वो सभी के लिए ओपन है, सभी के लिए खुली है। किस सेंस में? जेंडर के सेंस में, राइट। जैसे कि अगर महिलाओं को अगर हम इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे कोर्ट में, राइट, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा कोर्ट में, तब इससे यह फायदा होगा कि जो जजमेंट की जो क्वालिटी है, जो निर्णय लेने की जो गुणवत्ता जो है, और स्पेशली न्याय की जो गुणवत्ता है, ये काफी बेहतर होगी, काफी अच्छी होगी। क्योंकि गाइस आप खुद समझते हैं, अगर हम बात करें कोई महिला से रिलेटेड केसेस की, तो एक महिला ही जो है वो महिला से रिलेटेड केसेस को बेटर तरीके से समझ पाएंगे और उस पर एक अच्छा न्याय प्रोवाइड करा पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें इंक्लूडिंग होती है, राइट, चाहे वो बायोलॉजिकल सेंस की बात करें आप या इमोशनल सेंस की बात करें, तो ऐसे जो मामले जो आएंगे उसको बेटर तरीके से उस पर निर्णय, उस पर डिसीजन, उस पर न्याय जो है वो एक महिला न्यायाधीश ही दे पाएगी।
तो ये है चीज समझने वाली और इसको मेंस में उपयोग करने वाली। एंड जेंडर स्टीरियोटाइप्स वाली जो चीज हम लोग को लैंगिक रूढ़ियों के ऊपर आधारित जो हम लोग को जो कानून कई बार देखने को मिलते हैं, राइट, जेंडर स्टीरियोटाइप कानून होते हैं, या फिर कई बार कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं, तो इसके अगेंस्ट या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे जो ऑर्डर्स होते हैं, ऐसे कानून जो होते हैं, उसको रोकने के लिए एक महिला न्यायाधीश बेटर तरीके से निर्णय ले पाएगी। तो ये बहुत फायदे हैं महिलाओं की एंट्री के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। महिला न्यायाधीश अपने साथ बीते हुए अनुभवों को अपने न्यायिक कार्यों के उपयोग में लाती हैं और ऐसे अनुभव अधिक व्यापक और समानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की ओर प्रवृत्त करते हैं। यानी कि ऐसे जो जुडिशियल बेसिकली एक्शंस जो होते हैं, जो महिला खुद अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो प्रस्तुत करती है, तो ये और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और भी ज्यादा एम्पैथेटिक पर्सपेक्टिव ये हम लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि शामिल करेंगे जजमेंट के अंदर, राइट। यानी कि वही जो चीज मैंने आपको बताई कि इमोशनली, जैसे कि होता है ना कि कई केस हम लोग को देखने को जो मिलते हैं, जो ऐसे केसेस जो महिला से रिलेटेड है, तो एक महिला जज ही जो है या महिला अथॉरिटी ही जो है वो बेटर तरीके से ऐसे केसेस को डील कर पाएंगी, राइट। तो ये चीज यहां पर देखने को मिलती है। तो इसकी ये सब कुछ फायदे हम लोग को नजर आएंगे। और जैसे यौन हिंसा की अगर हम बात करें, राइट, सेक्सुअल वायलेंस की जो बात करें, तो इससे जुड़े जो मामले होते हैं, इसमें न्यायिक प्रक्रिया में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार अधिक संतुलित और समानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की दिशा में अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है महिलाओं की एंट्री। यानी कि जो सेक्सुअल वायलेंस से रिलेटेड जो केसेस होते हैं ना, इसमें और बेटरमेंट या और इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट, अगर बात की जाए जजमेंट की तो, राइट। तो उस केस में न्यायपालिका में महिलाओं के प्रवेश संबंधी क्या चुनौतियां हैं, तो इस पर भी अगर हम बात करें तो ये तो बेनिफिट्स हो गए कि महिला अगर एंटर करेंगी तो किस प्रकार से जजमेंट की क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो ये सब चीजें हमने देखी। बट हम ये भी समझेंगे कि चुनौतियां जो है वो क्या है, राइट, चैलेंजेस जो है वो क्या है महिलाओं की एंट्री से रिलेटेड। तो महिलाओं की भर्ती में प्रवेश परीक्षा देने के लिए पात्रता मानदंड एक प्रमुख बाधा है। एलिजिबिलिटी एक मेन इशू है। अब कैसे एलिजिबिलिटी एक मेन इशू है, तो न्यायाधीश बनने के लिए वकीलों के लिए 7 साल की निरंतर कानूनी प्रैक्टिस और 35 से 45 की आयु वर्ग में होना आवश्यक होता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। 35 to 45 की एज तक एक व्यक्ति जो है वो बन पाते हैं। अब इस एज में जो महिला जो है उनको काफी तकलीफ होती है। किस कॉन्टेक्स्ट में तकलीफ होती है इस एज की अगर हम लोग बात करें तो पारिवारिक कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, राइट, तो इसमें बड़ी दिक्कतें होती है। महिलाओं की जो है वो शादी हो चुकी होती है, राइट। और देखो क्या होता है कि ये इसको एग्जैक्टली इस आर्टिकल में जो बात की गई है, ये दिक्कत की जो बात की गई है शादी के बाद की। बट जैसे कि अगर मैं अपना पर्सनल इसमें ओपिनियन दूं, तो मेरा ओपिनियन ये होगा कि इस केस में जो महिला है उसको कॉम्प्रोमाइज करने की जगह जो मेल है और जो फीमेल है, यानी कि एक मैरिड कपल जो है, उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। इफ अ वुमेन वांट्स कि वो एक जज बनना चाहती हैं, तो उनका जो हस्बैंड है उसे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, राइट। किस केस में सपोर्ट करना चाहिए, किस कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर वो जुडिशरी की तैयारी कर रही हैं और अगर वो जज बन जाती हैं, तो उसके बाद, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, एक जज का एक रोल जो होता है ना, जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की, सिविल सर्विसेज की, राइट, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा दूसरी चीजों का। आई एम डेफिनेटली, मतलब मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं आप लोगों को कि बहुत, मतलब मान के चलिए कि जॉब में आप पूरी तरह से जो है वो इन्वॉल्व रहोगे, तो उसके कारण क्या होता है कि कई बार फैमिली से एक इंसान जो है वो दूर होने लगता है, राइट। बट क्या होता है कि अगर एक फैमिली अंडरस्टैंडिंग हो और अगर आप चीजों को बैलेंस करना जानते हो, अपनी जॉब को और अपनी फैमिली को, तो आप एक बहुत अच्छा मतलब मान के चलो कि एक बैलेंस जो है वो क्रिएट कर पाओगे अपनी जॉब लाइफ में और अपनी फैमिली लाइफ में। बट काफी सारे लोग जब नहीं कर पाते ना, तो फिर फैमिली में दरारें आने लगती है। यानी कि उनकी तो पब्लिक प्रोफाइल या पब्लिक लाइफ तो बहुत बढ़िया चल रही होती है एक ऑफिसर की, बट उनकी प्राइवेट पर्सनल मैरिड लाइफ जो होती है ना, वो काफी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इस केस में तो मैं आप सभी लोग से यही कहूंगा कि क्या करना है आप लोगों को, एक अच्छा, देखो क्या होता है कि अल्टीमेटली हम कई बार जब स्ट्रेस में होते हैं ना काम के, तो कई केसेस में हम लोग अपने वालों से चिढ़ने लगते हैं, राइट, बिकॉज हम अपने वालों को काफी ग्रांटेड ले लेते हैं। ये चीज आपने पर्सनली एक्सपीरियंस करी होगी।
अगर आपका मूड खराब है, आप गुस्से में हो और आपका कोई आउटसाइडर अगर आपसे आकर बात कर रहा है तो आप उससे बहुत काम वे में बात करोगे, बहुत प्यार से उससे बात, कुछ लोग चटक जाते हैं बट आप बहुत प्यार से उससे बात करोगे। वहीं अगर आपके फैमिली का कोई मेंबर आता है ना, आप उनको चटका दोगे कि भागो यार ऐसे, दिमाग खराब हो रहा है, बात नहीं करनी मुझे। ये बात सही है कि नहीं है? रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? वही चीज। बट यहीं पर ही अगर आप चीजों को रोक लगा दो ना, मतलब कि लोगों को ग्रांटेड, अपनी फैमिली वालों को अगर आप ग्रांटेड लेना बंद कर दो तो योर लाइफ विल बी स्मूथ। दैट इज फॉर श्योर। सिर्फ इतनी सी चेंज आपको करने हैं। आप स्ट्रेस में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, अगर आपके फैमिली मेंबर अगर आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो उनको एकदम इस प्रकार से रिस्पॉन्ड मत करो, क्योंकि क्या होता है, ऐसी चीजें जो होती है ना वो धीरे धीरे करके एक दरार लेकर आती हैं और फिर रिलेशनशिप जो है वो दूर हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने आप लोग को ज्ञान दिया। हालांकि जीएस पेपर 4 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें भी, राइट। बट मेन चीज ये है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये कहता है कि अगर जैसे कि आर्टिकल में इस चीज के बारे में लिखा हुआ है कि कानूनी क्षेत्र में लंबे और कड़े काम के घंटे, यानी कि कानूनी क्षेत्र में बहुत काम करना पड़ता है, राइट, और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ कई महिलाओं को कानूनी प्रैक्टिस छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है, यानी कि वही घर की जिम्मेदारी, घर परिवार की जिम्मेदारी, तो वो उन्हें छोड़ देती है कानूनी प्रैक्टिस करने से। तो इससे बेटर है अगर यहां पर इस केस में अगर फैमिली भी कंट्रीब्यूट करें, राइट, फैमिली भी जो है वो एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे, यानी कि उनकी अगर मदर या उनकी वाइफ अगर जज हैं, राइट, तो वो भी थोड़ा समझें कि नहीं यार, कि ये एक पब्लिक सर्वेंट है एंड हमें थोड़ा सा उनका जो दायित्व है वो पब्लिक की तरफ भी है और फैमिली की तरफ भी। अगर वो हमें हमारे पास शाम में आ रही हैं, थकी हुई आ रही हैं, तो रेदर देन उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की जगह, रेदर देन उनसे मतलब ये मान के चलो कि उनको बोलने की जगह कि आपको बच्चे संभालने, ये करना है, वो करना है, कि बच्चों पर भी ध्यान दो, बच्चे देखो कैसे बिगड़ रहे हैं, ऐसा पता है कि इस प्रकार की चीजें होती हैं फैमिली के अंदर, कि महिलाओं को जो है वो मेल जो है, स्पेशली हस्बैंड, महिलाओं को बोलते हैं कि तुम तो बाहर चली जाती हो जॉब करने, बच्चे देखो कितने बिगड़ रहे हैं, बोलते ही नहीं बोलते। रेदर देन डूइंग दिस, भाई एक जो मेल है, जो फादर है, उसका भी तो अपने बच्चों के ऊपर उतना ही वो है। अगर वो शायद आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, फादर अपनी भूमिका जो है वो निभाए। तो ये फैमिली और मैरिज जो होती है ना, एक बेसिकली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर टिकती है। अगर दो लोग के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना, तो एक लाइफ जो होती है वो काफी स्मूथ चलती है और कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अगर बट क्या करें, लोगों को करना पड़ता है, राइट। तो ये तो चीज है कि लोगों को करना पड़ता है, बट वो तब करना पड़ता है जब एक कपल पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो आई सजेस्ट, और इवन मेरा ओपिनियन तो यही कहता है कि एक जो मैरिड जो लाइफ होती है उसमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पहले होनी चाहिए, राइट, पहले से, तब एक स्मूथ लाइफ, एक अच्छी लाइफ जो है वो बनती है। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज जब इंसान करता है ना, तो अपनी बहुत सारी इच्छा तोड़ देता है। और मैं लिटरली आपको बता रहा हूं कि ये जो कॉम्प्रोमाइजेशन है ना, ये अभी साल, 2 साल, 5 साल तक रियलाइज नहीं होता, फिर बाद में जब उनके कलीग आगे बढ़ रहे होते हैं और आप पीछे हो जाते हो ना, तब उस समय ये कॉम्प्रोमाइज बहुत खटकता है कि काश कर लिया होता। उससे बेटर है कि अपने लाइफ पार्टनर को समझाएं कि यार मुझे जो है वो इस चीज में अच्छा लगता है, मुझे ये, जैसे कि आप सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ काफी सारी हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो हमें लड़ना नहीं है अपनी फैमिली से, हमें झगड़ना नहीं है, बिकॉज हमारी फैमिली सबसे ऊपर है, प्रायोरिटी पे है। क्योंकि जब कोई साथ नहीं देगा ना, तब फैमिली साथ देती है, दैट इज फॉर श्योर। तो उनसे लड़ना नहीं है, रेदर देन लड़ने की जगह उनसे हमें जो है वो प्यार से बात करनी है, अपने ओपिनियंस को सामने रखना है, अपने विचारों को सामने रखना है, अपनी इच्छाओं को सामने रखना है, राइट। फिर वो जितना समझते हो उतना ठीक है, राइट। बट अपन को तो सामने से हर एक अपनी प्रैक्टिस करनी, कि भाई सामने वाला समझ जाए, है ना। तो वो चीज है, और सामने वाले को भी खुद समझना चाहिए यार, कि ऐसा नहीं है कि ठीक है यार, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, सबकी अपनी अपनी फ्रीडम है। अगर आपकी लाइफ पार्टनर है तो आपको समझना चाहिए भाई कि उसकी भी इच्छा है, उसको भी, उसका भी मन है, तो जो उसका मन है उसको करने दो। किसी की लाइफ पर कंट्रोल करना बुरी बात है। सबके पास अपना हक है, सबके पास अपना फ्रीडम है, सबको एंजॉय करने दो। कितनी सुखी सुखी लाइफ रही है, अगर सब अपनी मर्जी से अपनी चीज करेंगे फैमिली के अंदर, तो सब खुश रहेंगे। और जहां देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक और सीख, जब तक आप खुश हो, जब तक आप खुश हो, तभी आप दूसरों को खुश रख पाओगे। अगर आप खुद ही खुश नहीं हो तो दूसरों को भी खुश नहीं रख पाओगे। दिस इज द थिंग। चलो, तो ये था गाइस पूरा टॉपिक। इसमें ये सब ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, कि जैसे इसमें आर्टिकल में नेगेटिव पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, तो दीज आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स विच नीड्स टू बी इंप्लीमेंटेड। वुमेन जज से रिलेटेड आपको ऑलरेडी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो चुकी है कि वुमेन जज का क्या
अगर हम बात करें, या फिर इन जनरल कि जुडिशरी के अंदर वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन है, तो उसका एक आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे मेंस में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने भी आपको क्लियर किए हैं, जिसके बारे में आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए। और बाकी इसके अलावा अभी हमारे जो CJI हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, इन्होंने कहा है कि हमारी कंट्री के अंदर ये बताया कि अनफॉर्चुनेट है ये कि हमारी कंट्री के अंदर 37 वुमेन को रिकमेंड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने कि उनको हाई कोर्ट का जज बनाया जाए, उनमें से मात्र 17 को ही जो है वो बनाया गया। बाकी जितनी भी महिला हैं, राइट, रिकमेंडेड महिला जज, वो पेंडिंग हम लोग को सरकार के पास देखने को मिली, यानी कि उनकी फाइल जो है वो अभी पेंडिंग है, उनको अपॉइंट नहीं किया गया है। और सजेशन जो CJI ने दिए हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कि महिला जज के अपॉइंटमेंट के लिए बताया जा रहा है कि महिला जज का अपॉइंटमेंट सिर्फ सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पर नहीं होना चाहिए कि हाँ यार आप जो है वो वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, बल्कि उनका एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल है महिला जज का, उसको ध्यान में रखते हुए उनको अपॉइंट करना चाहिए, राइट। नॉट जस्ट कि आपको जो है वो जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वलिटी कर रही है, दैट्स वाई आप जो है वो महिलाओं को अपॉइंट कर रहे हो एज अ जज के तौर पर, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि महिला का जो रोल है, जो पार्टिसिपेशन है, उसको आप हाईलाइट करो, उसको ध्यान में रखो, क्योंकि महिला जज जो होती हैं उनका जो एक्सपीरियंस होता है, राइट, एज अ फीमेल के तौर पर भी देखें, एज अ वुमेन के तौर पर भी देखें, तो ऐसे काफ़ी सारे कानून जो होते हैं जो मैन वुमेन दोनों से मतलब एसोसिएटेड होते हैं, तो उसको एक अलग नज़रिए से देखने में, एक अलग डायनेमिक व्यू जो है वो देने में महिला जज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रहती है, राइट। तो इस चीज़ के लिए महिला जज को जो है वो अपॉइंट करना चाहिए, नॉट जस्ट कि सिर्फ सिंबॉलिक जेस्चर को लेकर कि नहीं हमें तो जेंडर पैरिटी चाहिए इसलिए हमें जो है वो करना पड़ेगा। ग्लोबल गोल है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है जेंडर इक्वलिटी करना, दैट्स वाई हम महिला जज को जो है वो लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए उनको लाना ज़रूरी है। ऐसी चीज़ जो है वो हमारे ऑनरेबल CJI ने कही है, जो कि बिल्कुल सही है, और यही इनका स्टेटमेंट जो है वो आप ज़रूर मेंस में उपयोग करिएगा। कई बार क्या होता है कि जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, राइट, तो इस पोस्ट में जो पर्सनालिटी हमें देखने को मिलती है, कई बार जो इनके कमेंट्स होते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार इनके कमेंट जो है वो बहुत अच्छे हैं, यूज़ करने लायक है मेंस में, तो आप ज़रूर इनके कमेंट जो है वो यूज़ किया करिए। तो एक छोटी सी अपडेट थी गाइस इससे रिलेटेड, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ जो है वो आपको समझ में आ गई होगी।